ये कहानी तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुनी होगी कि 1998 में जब सचिन तेंदुलकर ने शेन वॉर्न की काफ़ी पिटाई की, तो शेन वॉर्न ने कहा मेरे सपने में सचिन तेंदुलकर आते हैं। कुछ वैसी ही स्थिति इंग्लैंड के बल्लेबाजों की भी थी क्योंकि पिछले 2 टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाज इतने हावी थे कि जब चौथे टेस्ट के पहले दिन पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, तब भी शायद उनको खौफनाक सपने आ रहे थे भारतीय गेंदबाजों के और शायद तभी उनसे रन भी नहीं बन रहे थे। इसी बात पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे। तो इंग्लैंड की टीम 205 रनों पर पहली पारी में सिमट गई। संजय, जब आप टॉस जीतते हैं तो इससे तो बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते होंगे। जो एडवांटेज मिलना चाहिए था वो तो गंवा दिया इंग्लैंड ने। जी हाँ, और पिच भी बेहतर लग रहा है, तो दुखी होंगे इंग्लैंड के सिर्फ 205 कर सके, और पोस्ट टी के बाद बॉल भी टर्न होने लगी, उसके बाद विकेट्स भी जल्दी से गिरे, तो निराश होंगे बेन स्टोक्स से। सेट होके आउट हुए, बेयरस्टो भी सेट होकर आउट हुए, और जो रूट आज कुछ लय में नजर नहीं आ रहे थे। तो जब दो आपके सीनियर बल्लेबाज जब सेट होके आउट होते हैं तो बुरा लगता है, क्योंकि नए जो युवा खिलाड़ी है, ऐसे पिचेस में वैसे भी उनकी स्ट्रगल चल रही है, तो उनको थोड़ा सा निराश होना चाहिए, क्योंकि इतनी बुरी पिच नहीं थी कि आप 205 में ऑल आउट हो जाए। हम्म, पहले पॉइंट का रुख कर रहे हैं वो ये कि भारतीय स्पिनर्स का जलवा जारी रहा। कुल 8 विकेट उन्होंने चटकाए। एक चीज जो दर्शक जानना चाहेंगे संजय, वो ये कि स्किड नहीं कर रही गेंद पिंक बॉल की तरह, जो हमने देखा ज्यादा टर्न भी नहीं कर रही। खैर, टी से पहले तो इतनी नहीं कर रही थी। तो क्या लगता है कारण क्यों हावी रहे स्पिनर्स? या तो वो मानसिक तौर पर जो मैं बात कर रहा हूं वो, या स्पीड वेरिएशंस ने फिर चकमा दे दिया? देखिए, ये ना भूले कि जब हम किसी बैटिंग टीम को देखते हैं तो उनके जो दिग्गज बल्लेबाज है, उनको अगर आप आउट लो तो बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं कि आप जल्दी से उनको ऑल आउट करें। तो वहां पर दाद देनी होगी मोहम्मद सिराज को, क्योंकि उन्होंने इन फॉर्म जो रूट को आउट किया, जो एक महान बल्लेबाज है आज की तारीख में, और फिर बेयरस्टो को भी जब सेट हुए तो उनको भी आउट किया, और वॉशिंगटन सुंदर ने बेन स्टोक्स को सीधी गेंद पे आउट किया। तो ये तीन बड़े जब विकेट्स मिले, उसके बाद फिर अक्षर पटेल और अश्विन जो निरंतर प्रेशर डालते हैं, उन्होंने मौका नहीं दिया उनको कम बैक करने का। तो आज ऐसा नहीं कह सकते कि स्पिनर्स हावी रहे उनके ऊपर। मुझे लगता है एक काफी एक कॉम्बिनेशन सा हो गया था अटैक में, विकेट लेने के स्टाइल में। और सिराज के दो विकेट जो थे, वो हम कहते हैं ना इम्पैक्ट वाले विकेट से, केवल दो थे, लेकिन उससे ऑलमोस्ट जो ताकत होती है इंग्लैंड बल्लेबाजी की, वो बिल्कुल आधी हो गई। क्योंकि आप सिराज के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी का रुख कर लेते हैं। उनका भी दमदार स्पेल था जैसे आपने बताया। एक तो जैसे जो रूट को पूरा सेटअप किया, बाहर गेंद डालते रहे, फिर एक गेंद अंदर लेकर आए। मैं उनके करियर को देख रहा हूं, 5 टेस्ट मैच खेले हैं, 16 विकेट चटका चुके हैं अलग अलग कंडीशन में। ऑस्ट्रेलिया में भी, सिडनी में बिल्कुल अलग कंडीशन, गाबा में अलग कंडीशन, भारत में अलग कंडीशन। हर जगह वो बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही और अच्छा पॉइंट आपने किया, और ये मुझे उत्साहित करता है। मैं एक्साइट होता हूँ मोहम्मद सिराज को देख के, क्योंकि इनके पास जैसे बैटिंग में भी रेंज होता है, वैसे उनके पास बॉलिंग में भी रेंज है। यानी कि एक ही ट्रिक नहीं है कि इसी कंडीशंस में अगर बाउंस लो हो तो मैं आउट निकाल सकता हूँ, पुरानी गेंद से मैं ज्यादा प्रभावित होता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर उनकी खासियत आप देखें तो न्यू बॉल को अच्छी तरह से हिलाते हैं। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में डेविड वार्नर को कैसे उन्होंने परेशान किया था। बाहर भी निकाल सकते हैं, अंदर भी न्यू बॉल के साथ वो स्विंग करा सकते हैं। फिर जब लेंथ पिच पे डालते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ या फुल लेंथ, तो पिच से भी मूवमेंट होती है। इनकी सबसे बड़ी जो ताकत मुझे नजर आई अब तक, वो ये है कि ये बहुत रेयरली सीधी गेंद करते हैं। आइधर हवा में थोड़ी स्विंग होती है, या पिच से ऑफ कटर या लेग कटर हो जाती है। बाउंसर तो उन्होंने डाले नहीं। जब मौका आएगा कि रिवर्स स्विंग होने लगे या बॉल पुरानी हो, तो वो भी उनमें क्षमता है, हमने देखा है वो ऑस्ट्रेलिया में। तो जब पूरी ऐसी रेंज होती है तो आप बन जाते हो थोड़े से वर्सेटाइल, यानी हर कंडीशंस में आप एफिशिएंट या आपका प्रभाव पड़ सकता है, और वो मोहम्मद सिराज में देखने को मिलता है। और इसलिए कोई ताज्जुब की बात है नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में भी सक्सेसफुल रहे, इंडिया में तो रहेंगे, क्योंकि रणजी ट्रॉफी रिकॉर्ड उनका बहुत बढ़िया है।
हाँ। अगला हमारा पॉइंट ये है कि स्टोक्स और लॉरेंस ने किया मेहनत को जाया, और आपने इसके बारे में शुरुआत में बात भी कर ली, तो मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करता हूं और इंग्लैंड की सिलेक्शन पे बात करता हूं। ये बात तो शायद सभी मानेंगे कि बल्लेबाजी के लिहाज से शायद सीरीज की अभी तक की बेस्ट पिच है। और अगर बेस्ट पिच पे फिर आप एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाते हो, गेंदबाज कम करते हो, जहां बिल्कुल विपरीत करना चाहिए था, तो शायद जो भी पिच पड़ता है इंग्लैंड की टीम में, चाहे वो कोच हो कैप्टन हो, उसको तो फायर कर देना चाहिए लगता है। देखिए, बाहर जाके गलतियां हमेशा विजिटिंग टीम की होती है, क्योंकि वो फॉरेन कंडीशंस होती है और पढ़ने में गलतियां हो जाती है। लेकिन अभी तक इसको हम कहेंगे कि अभी ये जो पिच हमने देखा है डे वन पे, वो पहले दो पिचेस थे जो पिछले दो मैचेस में, उससे बेहतर लग रहा है। लेकिन डे टू थ्री को जाने दीजिए, फिर हम देखेंगे कि ये पिच कैसे बदलता है, या असली रंग इस पिच का क्या, असली स्वभाव इस पिच का क्या है। देखिए, सीम बॉलर वो खिला सकते थे, जोफ्रा आर्चर को शायद ले सकते थे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम जो थी वो कमजोरी बल्लेबाजी की है, जो उनको कवर करना था। तो ऐसा था नहीं कि उनको लगा कि सीमर की बिल्कुल यहाँ पर कोई नेसेसिटी है नहीं। तो थोड़ा जो जोफ्रा आर्चर को उन्होंने बाहर रखा, और तीन स्पिन के उपाय उनके पास है, ऑप्शंस है, तो उसका कारण है थोड़ा बल्लेबाजी में डेप्थ लाया, और उसकी वजह से डैन लॉरेंस आप खेल पाए, और उन्होंने आज कंट्रीब्यूट भी किया थोड़ा बहुत। भारत की जहां तक बात है बल्लेबाजी को लेकर, एक विकेट उन्होंने गंवा दिया, वो शुभमन गिल का था, 0 पर आउट हो गए। इस अगर मैं सीरीज की बात करूं संजय, तो शुरुआत तो उनकी ऑस्ट्रेलिया में शानदार रही, लेकिन अभी उनका औसत 19 का है पिछले 7 पारियों में जो इस सीरीज में खेल रहे हैं। क्या ये परेशानी का सबब है, खासतौर पर इनकमिंग बॉल जो है उस पर फंस रहे हैं वो? देखिए, अक्सर होता है कि जब यंग टैलेंट हाईएस्ट लेवल पे आ जाता है, हर बल्लेबाज में एक कमजोरी होती है, और हाईएस्ट लेवल पे उसकी बराबर उसको एनालाइज करते हैं, और उस पे अटैक भी काफी होता है। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने शायद उतना शार्प उनको स्टडी किया नहीं, लेकिन एंडरसन एक ऑल टाइम ग्रेट है, जो बैट्समैन को अच्छी तरह से रीड करके उनकी जो थोड़ी भी कमजोरी हो तो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। हमने देखा है विराट कोहली के साथ भी उन्होंने किया। तो शुभमन गिल की एक कमजोरी है कि ट्रिगर मूवमेंट है उनका बैकफुट पे, लेकिन वो जो फ्रंट फुट जो पैर है, वही वहीं पे फंस जाता है, क्रीज के वहां पर, और उसके बाद उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती। यानी बॉल कहां भी हो, वो पैर वहीं पर रहता है, तो उसके ऊपर उनको शायद थोड़ा सा काम करना होगा। अगर रोहित शर्मा को देखे कंपैरिजन में, कि उनका भी एक ट्रिगर मूवमेंट होता है, लेकिन फ्रंट पैर थोड़ा ज्यादा हिलता है, एक सेकंड मूवमेंट जो होती है। तो शुभमन गिल पीछे जाते हैं और फिर फ्रंट पैर वहीं पर खड़ा रहता है, और आज लेग बिफोर हुए, क्योंकि बिल्कुल फंस गया था फ्रंट पैर। और अगर आप डिटेल में जाए तो जब आपका वेट फ्रंट फुट पे होता है तो वो फंस जाता है। तो ये चीजें हैं। तो अभी चैलेंज निखिल शुभमन के लिए है कि सबकी कमजोरियां होती है, और वो उनको आइदर टेक्निकली बदलना होगा, या पूरी तरह से उसको दूरअंदाज करके सीधा खेलते रहे, अपने आप को बैक करे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि विराट कोहली से बेहतर उनको एडवाइस देने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो आए थे तेंदुलकर की तरह, जिनके पास कोई बड़ी कमजोरी नहीं थी। उनको उनके पास भी एक कमजोरी थी, सबको पता है कौन सी कमजोरी, लेकिन उन्होंने उस कमजोरी पे अच्छा काम करके एक ऑल टाइम महान बल्लेबाज बने हैं। तो कमजोरियां सबके पास होती हैं, और ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन भी है। तो शुभमन गिल का भी ये चैलेंज है कि इसको कैसे काउंटर करते हैं। ऑल टाइम महान बल्लेबाज की आप बात कर रहे थे, विराट कोहली में ऑल टाइम महान तेज गेंदबाज के बारे में बात करता हूं। एंडरसन का आपने जिक्र किया कि कैसे कमजोरी को पकड़ लेते हैं, उनके मैं फिगर्स देख रहा हूं, 5 ओवर 5 मेडन, 1 विकेट निकाला। इसको जब मैं देखता हूं तो थोड़ा दुख हुआ मुझे कि बीच में 500 से ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाला गेंदबाज ब्रॉड आ रहा है ड्रिंक्स को लेकर मैदान पर, तो थोड़ा देखकर वो भी दुख हुआ। क्या पता दोनों एक साथ खेलते हैं यहाँ पे तो बेहतर होता। जी हाँ, खेले थे पिछला मैच, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए, तो वो हारे भी थे। तो जब ऐसी सीरीज होती है और जब जीतना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप सोचते कुछ बदलाव करें। और उन्होंने एक सीख जो पिछले मैच से पाई कि पिचेस टर्निंग होने वाले हैं, और जो रूट और जैक लीच ऐसा स्पिनिंग कॉम्बिनेशन उनको इस मैच में नहीं लेना था, इसके वजह से बेस्ट आ गए। तो अगर उनको ब्रॉड को खिलाना होता, तो एक बल्लेबाज को ड्रॉप करना होता, तो ये समस्या उनके पास थी। तो जी हाँ, आइडियल कॉम्बिनेशन वो होता, लेकिन जिस तरह की बैटिंग फॉर्म उनकी चल रही है, और जो उनको पिचेस मिल रहे हैं, तो बैटिंग डेप्थ उनको ज्यादा शायद जरूरी, उनको लगा कि वो ज्यादा जरूरी है।
मैच की स्थिति के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या भारत के पास मैच पर कब्जा करने का मौका है? क्योंकि एक तरफ तो पिच अच्छी है बल्लेबाजी के लिए जैसे आप बता रहे हैं, दूसरा ये कि जैसे आपने कहा टी के बाद थोड़ी गेंद टर्न भी कर रही है, तो कहाँ देखते हैं आप मैच फिलहाल? देखिए, आजकल मेरा मोटो जो आपने पहले भी सुना है बहुत बार कि आजकल टेस्ट क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है हाँ। क्योंकि बल्लेबाजी में कमजोरियां हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हुँ, ऐसा भी हो सकता है कि भारत कोलैप्स हो जाए। हमने देखा इस सीरीज में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, लेकिन संकेत तो यही लग रहा है कि शायद भारत बहुत ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी इंग्लैंड से करे, लेकिन इसकी कोई गारंटी है नहीं। पिच हमने डे वन पे देखा है, पोस्ट ही पिच टर्न होने लगा था। सुबह कल का सेशन जब पिच में थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, बॉल अभी भी ठोस है, तो पहला सेशन में अगर स्पिन में ज्यादा बाइट आई तो फिर मजा आएगा। लेकिन एक कमजोरी जो इंग्लैंड के पास है, जो उनको शायद पूरी मैच में सताएगी या सीरीज में उनको सताएगी, या ऑलरेडी उसकी उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो क्वालिटी ऑफ स्पिन। भारत के पास दो अच्छे स्पिनर्स है जो प्रेशर बिल्कुल बरकरार रखते हैं। इंग्लैंड के पास वैसा है नहीं। तो जैसे संजय ने कहा पहला जो घंटा होगा दूसरे दिन का वो बहुत अहम होगा। कई बार ये क्लीशे ज़रूर लगता है पर क्या करें, हम्म, सच्चाई भी यही है। आपको ध्यान देखना पड़ेगा कि पहले 1 घंटे में कैसे गेंद का रुझान रहता है, किस तरह से भारतीय बल्लेबाज बाहर आते हैं। संजय बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे थैंक साथ यू। चर्चा करने के लिए। दूसरे दिन के खेल के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे थैंक थे यू। ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे।